दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से एक पूरे के पूरे बैंक को ही लूट लेता है, लेकिन उसके साथ ही उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे हड़प लेते हैं। दोस्तों क्या वो व्यक्ति उन धोखेबाजों से अपने पैसे वापस ले पाएगा और क्या वो अपनी बेटी का इलाज करवा पाएगा, ये जानने के लिए आप मूवी को एंड तक देखें। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। ये है निक, जो कि घायल अवस्था में है। इस समय ये किसी अनजान स्थान पर जा रहा है और इसको सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। इसके शरीर से खून भी बह रहा है। तभी वहां से गुजर रही एक पुलिस की कार निक को गाड़ी रोकने का इशारा करती है, लेकिन निक अपनी कार को एक पटरी से टकरा देता है और बेहोश हो जाता है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी के पास आता है तो उसे पता चलता है कि इसके कंधे पर एक गोली लगी है। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां निक अपनी बीमार बेटी के साथ हॉस्पिटल में है। ये इस समय अपने जिंदा रहने की उम्मीद खो चुकी है। फिर वो गुस्से में अपने पिता को वहां से जाने के लिए कहती है। वो लड़की निक से गुस्से में इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु भी इलाज न होने की वजह से हुई थी, लेकिन निक अपनी पत्नी को ना बचा पाने के कारण अपनी बेटी से माफी मांगता है और उसकी जान बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करने का वादा करता है। फिर वो दुखी होकर कमरे से बाहर निकल आता है। फिर एक नर्स उसको उसकी बेटी के इलाज की पेमेंट के लिए बिल थमा देती है। निक की फाइनेंशियली कंडीशन खराब होने की वजह से अभी उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिल पे नहीं कर सकता था। फिर वो जल्दी ही सारा का सारा बिल पे करने का वादा करता है। पेशे से निक एक ड्राइवर था, लेकिन इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम करने के लिए ड्राइवर का काम बहुत ही छोटा है। अब उसे पैसों का इंतजाम करने के लिए कोई और समाधान ढूंढना होगा। फिर वो अपनी एक दोस्त वेरोनिका से मिलने जाता है, जो कि एक जिम चलाती है। वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है। वहां बैठकर वे दोनों बैंक रॉबरी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर निक वेरोनिका से कहता है कि मुझे इस काम के लिए भरोसेमंद टीम की जरूरत है। उसकी बातें सुनकर वेरोनिका भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही निक वहां से जाने लगता है तो वेरोनिका एक घड़ी निकालती है जो निक ने ही उसको कई साल पहले गिफ्ट की थी। उस घड़ी को वापस लेने के लिए निक का मन करने लगता है क्योंकि वो उस घड़ी को अच्छी कीमत में बेच सकता था, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि ये एक गिफ्ट है। निक के वहां से जाने के तुरंत बाद जैक नाम का एक व्यक्ति वेरोनिका से मिलने के लिए आता है। उस व्यक्ति का वेरोनिका पर $1 लाख का कर्जा भी था और वो उसे चुका नहीं पा रही थी, इसलिए वेरोनिका जैक को एक ऑफर देती है कि तुम हमारे साथ रॉबरी में शामिल हो जाओ और तुम्हें हिस्से के रूप में $1 लाख से भी अधिक की रकम मिलेगी। इधर निक भी रॉबरी के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसका एक दोस्त उसे फोन करके उससे अपना कर्जा वापस मांगता है। उसकी कंडीशन देखकर हमें पता चलता है कि बेचारा निक सिर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा हुआ है और अब रॉबरी ही उसकी आखिरी उम्मीद है। फिर बाद में शाम को निक अपने सभी टीम मेंबर्स को अपना प्लान शेयर करता है, जिसमें सबसे पहले वो बताता है कि रॉबरी वाले दिन बैंक मैनेजर 20 मिनट के लिए बैंक से बाहर जाएगा, इसलिए यही ठीक समय होगा जब हमें बैंक को लूटना होगा। और साथ ही साथ वो कहता है कि बैंक का असिस्टेंट मैनेजर, जिसका नाम रियान है, हमसे मिलकर बैंक के लॉकर खोलने में हमारी हेल्प करेगा, लेकिन हमें उसे पीटने का नाटक करना होगा ताकि सभी को ये लगे कि वो रॉबरी में शामिल नहीं है। फिर वो कहता है कि लॉकर नंबर 23 का सारा माल जैक के लिए है और टीम के बाकी मेंबर्स दूसरे लॉकर्स को लूट सकते हैं। फिर बाहर निकलते समय टीम मेंबर जेरी और उसके 2 दोस्तों को डाउट होता है क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि रॉबरी में उनका हिस्सा कितने % होगा। तभी वेरोनिका निक से पूछती है कि क्या हम अपने हैकर दोस्त जेंडर पर भरोसा कर सकते हैं। ये बात सुनकर निक वेरोनिका को बताता है कि जेल में मैंने जेंडर के पिता की हेल्प की थी और उन्होंने भी अपने बेटे के द्वारा मेरी कोई ना कोई हेल्प करने का वादा किया था। अब रॉबरी वाला दिन आ जाता है। फिर वे सभी लोग बैंक के बाहर खड़े होकर बैंक मैनेजर के बाहर निकलने का वेट करते हैं। फिर जैसे ही जेंडर सिक्योरिटी कैमरों को हैक कर लेता है तो पूरी टीम एक्शन लेकर बैंक में घुस जाती है। फिर बंदूक के जोर पर जैक और उसके बाकी दोस्त लॉकर की चाबियां अपने कब्जे में कर लेते हैं, जबकि निक सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग को नष्ट कर देता है। फिर पूरी टीम लॉकर्स को खोलकर उनमें पड़ा सारा माल अपने बैग में भरने लगती है। फिर उन्हें पता लगता है कि पुलिस वाले पहले से ही बैंक की ओर आ रहे हैं और अब उनके पास केवल 4 मिनट हैं। फिर सब कुछ लूटकर टीम जल्दी जल्दी वहां से जाने लगती है, लेकिन व्हाइट मास्क पहने एक टीम मेंबर जेरी पीछे ही रह जाता है और वो रॉबरी में शामिल असिस्टेंट मैनेजर को पकड़कर ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में ले जाकर वो उसके सिर में गोली मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो पुलिस के वहां पहुंचने से ठीक पहले वहां से भाग जाता है और जाकर वैन में बैठ जाता है। फिर वे सब वहां से भाग जाते हैं और इधर बैंक के अंदर मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तभी स्पेशल फोर्स बैंक में एंटर करती है, लेकिन उनको
बैंक में कोई भी हलचल नहीं मिलती और उनको ये लगता है कि उन्हें गलत सूचना मिली है। इधर सफलतापूर्वक बैंक लूटने की वजह से वैन में सब लोग खुश हो रहे थे। फिर निक ब्रीफकेस नंबर 23 को खोलता है और जैक को एक कीमती डेटा की हार्ड ड्राइव देता है जिसकी कीमत पूरे $5 लाख थी। फिर जैक सभी को 10-10 हजार डॉलर देता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि कुछ ही दिनों में उन सभी को उनका पूरा हिस्सा भी मिल जाएगा। अब हमें ये पता चलता है कि फिलहाल सारा का सारा माल निक ने नहीं बल्कि जैक ने रखा है। उसके बाद वे सभी सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं जहां हर कोई अपने कपड़े बदलने लगता है और वे अपनी अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन निक जब अपनी कार की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक टायर पंचर हो गया है। तभी उसी समय पीछे से जेरी आता है और निक के कंधे पर गोली मार देता है, लेकिन निक वहां से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और फिर जेरी उसका सूटकेस लेकर अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब निक को होश आता है तो वो अपनी कार की ओर बढ़ता है। अब सीन वहीं शिफ्ट हो जाता है जहां वो बेहोश हुआ था। फिर उसे हॉस्पिटल में होश आता है जहां ऑफिसर्स के पूछताछ करने पर वो उनको बताता है कि जब वो अपनी कार की जांच कर रहा था तो किसी ने पीछे से उसको गोली मार दी, लेकिन इसमें वो रॉबरी वाली बात को छुपा लेता है। तभी हम जैक और वेरोनिका को देखते हैं जो एक आलीशान घर में रॉबरी के पैसों से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। फिर जैक के पास जेरी का फोन आता है जिससे हमें ये भी पता चलता है कि निक को मारने के प्लान में जैक भी जेरी के साथ शामिल था, लेकिन इन दोनों को ये गलतफहमी थी कि निक मर चुका है। जैक ने निक को खत्म करने के लिए जेरी को $50,000 देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन जेरी कहता है कि ये अमाउंट काफी कम है और मुझे निक के हिस्से के भी सारे पैसे चाहिए। वो ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि अभी भी उसके पास कीमती हार्ड डिस्क का डेटा है और जैक को अभी भी हार्ड डिस्क होने के बावजूद भी उस डेटा की जरूरत है। इधर हॉस्पिटल में निक कुछ साफ कपड़े उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर उन चोरों में से जेरी का साथी उस हॉस्पिटल में जाता है जहां निक की बेटी थी और वो हॉस्पिटल स्टाफ से निक की बेटी से मिलने के लिए कहता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि ना तो वो उस लड़की का सगा था और ना ही उसका कोई रिश्तेदार था। तभी जल्द ही निक अपनी बेटी से मिलने आता है और उसे वहां पर वो फ्लावर्स मिलते हैं जो विलिस ने उसके लिए छोड़े थे। फिर निक अपनी बेटी को चूमता है और उससे जल्दी ही वापस आने का प्रॉमिस करता है। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। बाहर जेंडर उसे अपनी कार में लेने आता है। अब जेंडर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने निक को धोखा नहीं दिया था और साथ ही साथ वो रॉबरी में अपना हिस्सा पाने की खातिर निक की हेल्प भी करना चाहता था। फिर निक जेंडर से कहता है कि तुम मुझे कहीं छोड़ दो और मेरी बेटी पर नजर रखने के लिए वापस हॉस्पिटल चले जाओ। तभी इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि जेंडर ने सिक्योरिटी कैमरे की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को फेक रिकॉर्डिंग में रिप्लेस कर दिया था। फिर भी वे एक फुटेज के माध्यम से असली वैन की पहचान करने में कामयाब हो जाते हैं और वे वैन पर लगी नंबर प्लेट को पहचानने की कोशिश करते हैं। तभी निक भी चोरों में से एक चोर विलिस का पता लगाने में कामयाब हो जाता है और चुपके से उसकी कार में छुप जाता है। जब विलिस कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने वाला होता है तो निक उस पर स्टेन गन से हमला कर देता है और उससे पूछता है कि उसका हिस्सा कहाँ है, लेकिन विलिस केवल ये जानता था कि जैक और वेरोनिका फिलहाल कहाँ पर है। उसके बाद निक विलिस द्वारा उसकी बेटी के लिए अस्पताल में छोड़े गए गिफ्ट को उसके मुंह में ठूस देता है और उसे अपनी बेटी से दूर रहने की धमकी देता है, लेकिन गलती से विलिस की मौत हो जाती है और फिर निक तुरंत ही वहां से चला जाता है। फिर शाम को वो अपने एक पुराने डॉक्टर दोस्त वारेन के पास जाता है जो कि निक के घाव का ट्रीटमेंट करने में उसकी हेल्प करता है। वारेन एक काबिल डॉक्टर था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपना लाइसेंस खो दिया था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता था। तभी इन्वेस्टिगेटर्स को रॉबरी में इस्तेमाल हुई वैन का पता चल जाता है जो बिल्कुल खाली थी। फिर चेक करने के बाद उनको वैन के अंदर उंगलियों के निशान भी नहीं मिलते। तभी ऑफिसर्स को पता चलता है कि लॉकर नंबर 23 के मालिक ने बैंक पर मुकदमा दायर कर दिया है क्योंकि उसमें रखी चीज का $2 मिलियन का इंश्योरेंस था। फिर निक एक लॉ फर्म के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास तुम्हारे एक क्लाइंट की चोरी हुए ब्रीफकेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर उसकी मुलाकात कैमरन नाम के एक लॉयर से करवाई जाती है, लेकिन वो अपने क्लाइंट लॉकर नंबर 23 वाले मालिक की पहचान करने से इनकार कर देता है। फिर वो लॉयर निक को कॉल करने के लिए एक नंबर देता है और उसे सावधान रहने की एडवाइस भी देता है। तभी ऑफिसर्स भी उसी लॉ फर्म वाली बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जिन्हें देखकर निक छिप जाता है। तभी ऑफिसर्स को लॉयर से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि चोरों ने क्रिप्टो करेंसी में भी $2 मिलियन की चोरी की है। फिर निक कैमरन द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करता है जिसमें उसे एक लैंप स्टोर की ओर जाने के लिए कहा जाता है। फिर ऑफिसर्स को यह भी पता चल जाता है कि निक हॉस्पिटल से भाग गया है। अब उनको ये लगने लगता है कि निक के मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। फिर निक ब्रीफकेस के असली मालिक वैलेंटी के अड्डे पर पहुंचकर उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन उसके आदमी निक को ऐसा करने से रोक देते हैं। फिर निक ये दावा करता है कि मुझे पता है कि ब्रीफकेस किसने चुराया है। तभी वैलेंटी भी वहां पर आ जाता है
फिर निक उसको बताता है कि वो भी चोरों में से एक है, लेकिन वो वेलेंटी को उसका ब्रीफकेस लौटाने का प्रॉमिस करता है। इस तरह गवर्नमेंट को ब्रीफकेस के बारे में पता न लगने की वजह से वेलेंटी को ब्रीफकेस खोने का इंश्योरेंस और ब्रीफकेस दोनों मिल जाएंगे। लेकिन निक वेलेंटी से अपनी बेटी की सर्जरी के लिए चोरी के पैसों में से अपने हिस्से के रूप में $5 लाख देने की शर्त रखता है। वेलेंटी भी ये शर्त एक्सेप्ट कर लेता है और उसे वहां से जाने देता है। इधर ऑफिसर्स भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए थे, जिसमें वे राज्य में पिछले 6 महीनों में हुई रॉबरी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। इधर जैक को अपने एक साथी द्वारा विलिस के मर्डर के बारे में पता चलता है। फिर जैक उसे कहता है कि वो जेरी के पास से उस ब्रीफकेस को चुरा ले और कहीं छुप जाए, क्योंकि जेरी ही मेन विटनेस है। लेकिन जैक को विलिस के मर्डर को लेकर निक पर कोई भी डाउट नहीं होता, क्योंकि उसे लगता था कि विलिस को उसके ही दोस्तों ने मार डाला होगा। और इधर निक वेलेंटी के एक आदमी के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी वो जेंडर को कॉल करके अपनी बेटी का हाल पूछता है। फिर वो अपनी बेटी से हॉस्पिटल में मिलने भी जाता है, लेकिन धोखेबाज वेरोनिका भी वहां आ जाती है। फिर निक की बेटी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। तभी वेरोनिका निक के सामने कसम खाकर सफाई देने लगती है कि वो नहीं जानती थी कि जैक उसे मारना चाहता था। और जब निक उसे पूछता है कि ब्रीफकेस कहाँ है, तो वो उसको एक एड्रेस लिख कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी इन्वेस्टिगेटर्स को विलिस के मर्डर के बारे में भी पता चल जाता है, जिससे वे जेरी की पहचान करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चलता है कि जेरी की एक मोनिक नाम की गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए वो उससे मिलने का डिसीजन लेते हैं। इधर निक वेरोनिका द्वारा बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जो वास्तव में जेरी के ही घर का था। फिर वे पिछले दरवाजे से घर में घुस जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें केवल जेरी की मां ही मिलती है। इसके बाद निक और हेंचमैन चुपके से ब्रीफकेस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर जेरी का दोस्त आ जाता है। और जब वो निक को वहां देखता है तो वो तुरंत ही वहां से दबे पांव भागने लगता है, लेकिन जल्द ही वो पकड़ा जाता है। फिर निक उसे पीटने लगता है, लेकिन उसका साथी उसे कहता है कि हमें पूछताछ करने के लिए इसे कहीं और जगह ले जाना चाहिए। तभी इन्वेस्टिगेटर्स जेरी की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं, जहां मोनिक उन्हें बता देती है कि जेरी कुछ दिन पहले यहाँ आया था। उसके अलावा वो ये भी बताती है कि जेरी का एक दोस्त अभी भी जेरी की माँ के घर ही सोता है। अगले सीन में हम देखते हैं निक जेरी के एक दोस्त को कुर्सी से बांधकर टॉर्चर कर रहा था, और निक ये भी जानता था कि ब्रीफकेस देने के लिए जेरी जैक से जरूर मिलेगा। इसलिए वो जेरी के साथी से एड्रेस पूछता है, लेकिन वो उसे बताने से इनकार कर देता है। फिर हेंचमैन भी उसे एक रोड से मारने लगता है, लेकिन इतने में वो भी यही कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, जिसकी वजह से हेंचमैन उसे और अधिक टॉर्चर करने के लिए बिजली के झटके देने लगता है। फिर दर्द की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एंड में उन्हें बता देता है कि जेरी कल रात जैक से कहाँ मिलेगा। इधर वेरोनिका जैक के पास लौटती है, लेकिन वो उससे गुस्सा भी थी, क्योंकि उसने निक को मारने की कोशिश की थी, जिससे हमें पता चलता है कि वेरोनिका ने वास्तव में ही निक को धोखा नहीं दिया था। वेरोनिका की बातों को सुनकर जैक गुस्से में उसे मारने लगता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि वो जल्द ही उसके आशिक निक को मार डालेगा। तभी इन्वेस्टिगेटर्स जेरी के घर में घुस जाते हैं, और जब वो उन्हें दिखाई देता है तो वो उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन जेरी वहां से भाग जाता है। इधर जैक पैसों से भरा हुआ बैग निकाल रहा था, तभी उसके पास जेरी की कॉल आती है, जो ब्रीफकेस के पास उसका इंतजार कर रहा था। जल्दी ही एक काली कार वहां आकर जेरी को पिक करके वहां से चली जाती है, और पुलिस को जेरी के घर की तलाशी में कुछ फोन नंबर और अन्य सुराग मिलते हैं। फिर ब्रीफकेस अपने साथ लेकर जेरी मीटिंग प्लेस पर पहुंचता है और एक कार से जैक को आते हुए देखता है। फिर वो अपनी गन निकालकर धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। इधर पुलिस जेरी के फोन नंबर से उसका फोन ट्रेस करके उस मीटिंग प्लेस की ओर जाने लगती है। फिर जैक और वेरोनिका उस बिल्डिंग में एंटर होते हैं जहां उनको जेरी मिलने वाला था, लेकिन जेरी को उस बिल्डिंग में निक के द्वारा चालाकी से रखी हुई उसके दोस्त की डेड बॉडी मिलती है। उसको लगता है कि जैक ने ही उसके दोस्त को मारा है, जिसकी वजह से वो जैक के वहां आते ही उस पर फायरिंग करने लगता है। और जब जैक भी जवाबी कार्रवाई करता है तो जेरी को एक गोली लग जाती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी निक भी वहां आ जाता है और वो जैक के पेट में एक गोली मार देता है, लेकिन गुस्से में जैक निक की क्रश वेरोनिका को गोली मार देता है। तभी पलटवार करते हुए निक दोबारा गोली मारकर जैक की हत्या कर देता है। अंत में वेलेंटी का एक आदमी वहां आता है और उस ब्रीफकेस को ले लेता है, और वादे के मुताबिक वो निक की बेटी के इलाज के लिए $5 लाख से भरा हुआ एक बैग उसे देता है और वहां से चला जाता है। फिर निक भी पुलिस के आने से पहले वेरोनिका को लेकर जेंडर के साथ वहां से चला जाता है। अब इस ब्रीफकेस के बारे में गवर्नमेंट को पता न चलने की वजह से वेलेंटी को भी इंश्योरेंस के रूप में $2 मिलियन का चेक मिलता है। फिर वो और मुनाफा कमाने के लिए अपने एक क्लाइंट को क्रिप्टो करेंसी वाला अपना ब्रीफकेस बेच देता है। अब एंड में हम निक और उसकी बेटी को खुशी खुशी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हुए देखते हैं, और हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।